Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic strategic marketing planning. सो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग क्या होता है उसे समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेटजी क्या होती है। स्ट्रेटजी क्या है? कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन, कोई भी प्लान आप यूज़ करते हो ताकि आप अपने अल्टीमेट मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको, दैट इज़ स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है? वो एक मैनेजरल प्रोसेस है जो आपको हेल्प करती है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप कर सको और फर्म के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। देखो, सबसे पहले हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो किसी ना किसी एक गोल को, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वर्क करती है। उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए वो काम कर रही हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हैं, टास्क कर रही हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं, जो छोटे छोटे प्लान या फिर लॉन्ग टर्म प्लान बनाए जाते हैं, वो हमारी क्या हो जाती हैं? स्ट्रैटेजी। ठीक है। और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मतलब क्या है? इन्हीं स्ट्रैटेजीज को डेवलप करना, प्लान करना, इनको अच्छे से तैयार करना ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर सके, दैट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। और हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रैटेजिक मार्केट प्लानिंग। इसमें कुछ नहीं है, जो नया वर्ड ऐड हुआ है दैट इज मार्केट। तो आपको ये जो स्ट्रैटेजी बनानी है वो मार्केटिंग के रिगार्डिंग बनानी है। इतना सा सिंपल मतलब है स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग का। तो स्ट्रैटेजिक मार्केट प्लानिंग क्या है? एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसके अंदर एक कंपनी क्या करती है? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को क्रिएट करती है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? मार्केटिंग क्यों की जाती है? ताकि आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अवेयर कर सको, इन्फॉर्म कर सको, सो दैट वो परचेज करें और आप अपनी सेल्स को इंक्रीज करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सको। तो स्ट्रैटेजिक मार्केट प्लान क्या है? स्ट्रैटेजिक मार्केट प्लान एक और ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसके अंदर आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप करते हो, जिसके थ्रू आप अपने मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। सो मैं रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या है? ऐसे प्लान्स जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई गई हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है? उन स्ट्रैटेजीज को बनाने की प्रोसेस, ताकि अच्छी स्ट्रैटेजीज डेवलप की जा सके, दैट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। और स्ट्रैटेजिक मार्केट प्लानिंग क्या है? मार्केट स्ट्रैटेजीज को, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को बनाने की जो प्रोसेस होती है दैट इज स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। सो इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, यानी कि लगातार जो चलती है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करती है। तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग क्या है? स्ट्रैटेजिक मार्केट प्लानिंग क्या है? मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को बनाने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजिक मार्केट प्लानिंग। और ये क्यों की जाती है? ताकि अपनी कंपनी क्या कर सके? अपने मेन गोल को अचीव कर सके। बट मार्केटिंग मेन गोल में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू आप क्या करोगे? प्रमोशन करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, लोगों को अवेयर करोगे अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जिससे आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, आपकी जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होगा और आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर पाओगे। तो स्ट्रैटेजिक मार्केट प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सो दैट आप अपना जो टारगेट ऑडियंस है उसके ऊपर प्रमोशन कर सको, उनको अवेयर कर सको, इन्फॉर्म कर सको टू अचीव द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑब्जेक्टिव। नाउ व्हाट आर द पर्पज ऑफ स्ट्रैटेजीज? कि जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है उनके क्या पर्पज होते हैं? ताकि आप अनसर्टेनिटीज़ को क्या कर सको? रिमूव कर सको। ऑब्वियसली हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की जो बनाते हैं, अभी हमने पढ़ा ना कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो की जाती है दैट इज स्ट्रैटेजिक मार्केट प्लानिंग। तो ये जो स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं ये क्यों बनाते हैं? उनके पीछे क्या पर्पज़ है? तो पहला, ताकि हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सकें। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, हम सबको क्या है, हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या होगा, बट हमें उसको माइंड में रखते हुए ही ऑर्गेनाइजेशन को रन करना पड़ता है। तो स्ट्रैटेजी क्या करती है? स्ट्रैटेजी की हेल्प से हम फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज हैं वो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ इकट्ठा मिलके बनाएं और फिर उसके ऊपर वर्क करें मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ये किस चीज़ में हेल्प करेगी? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाई ही क्यों जाती है? ताकि आप अपने अल्टीमेट गोल, अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के अंदर कैसे हेल्प करती हैं? ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर HR डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, R&D डिपार्टमेंट है, और ये आपका जो है मेन
गोल है जो इन सबको मिलके अचीव करना है, उसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजी बनाई गई। तो ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये इन सब के एक्शंस को क्या कर देंगी, अलाइन कर देंगी, कोऑर्डिनेट कर देंगी। क्योंकि जब सब मिलके काम करेंगे, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो 1000 यूनिट बना रहा है, लेकिन जो HR है वो एक्सेसिव है, यानी कि उनकी कैपेबिलिटी है कि वो 2000 यूनिट बना सकते हैं, या फिर जो हमारा R&D है वो कह रहा है कि हमें न्यू प्रोडक्ट लेके आना चाहिए, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फिर भी पुराने वाला प्रोडक्ट ही बनाए जा रहा है जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है, इसका मतलब किसी भी चीज़ के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकती है? क्या वो अपने मेल गोल को अचीव कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करे, तो जितने भी उसके डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केटिंग है, R&D है, सब क्या होने चाहिए, इंटर रिलेटेड होने चाहिए। क्योंकि कितना पैसा चाहिए वो किस पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है। कितनी प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करती है कि हमारा जो सेल्स फोरकास्ट मार्केटिंग ने किया है वो कितना है, और मार्केटिंग कैसे करनी है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताएगा। कितनी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट चाहिए वो सारे कैसे देखेंगे कि हर एक के अंदर कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो सारे पर्सनस, सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो स्ट्रैटेजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। इट हेल्प्स इन कंट्रोल, कि हम स्ट्रैटेजी बना देंगे तो हमें पता होगा कि क्या काम हमें करना है, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन हमें परफॉर्म करना है अपने मेन गोल को अचीव करने के लिए। सो हम बेटर कंट्रोल कर सकते हैं, कस्टमर के लिए अच्छा प्रोडक्ट लेके आएंगे ताकि उनको सेटिस्फेक्शन मिले। अगर हम स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं तो ऑब्वियसली वो कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस की ग्रोथ के अंदर, क्योंकि हम वर्क किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसके थ्रू हम बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा, हमें स्ट्रैटेजी के थ्रू ये पता चल जाएगा कहाँ पे कितनी रिसोर्स स्पेंड करनी है, कहाँ मनी स्पेंड करना है, कहाँ ह्यूमन रिसोर्स को लगाना है। तो उसके थ्रू हम अपनी जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कंपिटिटिव एडवांटेज हमें मिल जाएगी। फ्यूचर में कितना रिस्क है उस चीज़ को भी हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर दी वेरियस पर्पज ऑफ डेवलपिंग स्ट्रैटेजी। जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें मेजरली तीन लेवल पे होती है जो स्ट्रैटेजी डेवलप की जाती है। पहली क्या होती है, सबसे जो टॉप लेवल पे स्ट्रैटेजी होगी वो होंगी हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। उसके बाद जो उसके नीचे वाला लेवल होता है वो हमारी होती है बिजनेस स्ट्रैटेजी, देन फंक्शनल एंड ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी। तो ये किस तरीके से आप कर सकते हो, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, टाटा कंपनी है उसका। सो टाटा कंपनी है, उस कंपनी की जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होगा, मिशन होगा, विजन होगा, वो हमारी क्या है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, यानी कि सबसे बड़ी लेवल की जो स्ट्रैटेजी होती है। अब टाटा के अंदर क्या है, टाटा फूड इंडस्ट्री के अंदर भी वर्क कर रहा है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर भी वर्क कर रहा है, ऑटोमोबाइल के अंदर भी वर्क कर रहा है, ग्रीन एनर्जी के अंदर भी अगर वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बहुत सी जगह हैं जहाँ पे वो वर्क कर रहा है। SBUs, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, उनकी काफ़ी हैं। तो इनकी अलग स्ट्रैटेजी होगी, इनकी अलग होगी, इनकी अलग होगी, इनकी अलग होगी। तो टाटा के अंदर जितने भी बिजनेस हैं उनकी अलग अलग जो स्ट्रैटेजीज होंगी, दैट आर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। उसके बाद आता है फंक्शनल स्ट्रैटेजी। हर एक बिजनेस के अंदर फंक्शंस होंगे, सबके अंदर ये 4-5 फंक्शंस होंगे। ह्यूमन रिसोर्स का फंक्शन, फाइनेंस का फंक्शन, परचेजिंग का, R&D का, मार्केटिंग का, ये हर एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के अंदर होंगी। जो इनकी स्ट्रैटेजी होंगी फंक्शंस की, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। और इन फंक्शंस के अंदर भी जो वर्कर काम करते हैं वो अपनी खुद की इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी बना लिए, दैट आर ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी। सो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे लेवल है। सबसे बड़ा लेवल कॉर्पोरेट, फिर बिजनेस, फिर फंक्शनल एंड ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी। नाउ वट आर दी अप्रोचेज ऑफ स्ट्रैटेजी, कि कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्रोच को हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, सिंगल बिजनेस और मल्टी बिजनेस। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सिंगल बिजनेस के अंदर है, जैसे हमने अभी तक किसका एग्जांपल लिया था, टाटा का। टाटा किसके अंदर है, मल्टी बिजनेस के अंदर है, क्योंकि टाटा का सोल्ट भी आता है, टाटा की कार्स भी आती हैं, वो और भी अदर बिजनेसेस के अंदर है। तो इसका मतलब एक बिजनेस वो नहीं कर रहा, नंबर ऑफ SBUs हैं। तो अगर नंबर ऑफ SBUs हैं तो वो मल्टी बिजनेस के अंदर आएगा, और उसकी स्ट्रैटेजीज कैसी हो जाएंगी, मल्टी बिजनेस स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर पोर्टफोलियो, सिनर्जी, पैचिंग, ये अप्रोच फॉलो होती हैं। एंड अगर एक सिंगल बिजनेस है, सिर्फ एक मार्केट है, एक SBU में काम किया जा रहा है, सिर्फ एक जगह काम किया जा रहा है, तो वो हमारे क्या होता है, सिंगल बिजनेस। और उसके अंदर जो स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं वो है पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक अलायंस, ग्रैंड स्ट्रैटेजी सिलेक्शन मैट्रिक्स एंड मॉडल ऑफ ग्रैंड स्ट्रैटेजी सिलेक्शन क्लस्टर। सो आज हम सिंगल बिजनेस वाले डिस्कस करेंगे। तो सिंगल बिजनेस वाली में जो पहली अप्रोच है जो आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़
पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजी। पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजी क्या है? जो 3 चीज़ों पे वर्क करती है, कोस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। यानी कि आप क्या कर सकते हो, अपनी जो इमेज है, अपनी जो कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वो 3 तरीके से बना सकते हो। या तो आप खुद को एज अ कोस्ट लीडर दिखा सकते हो कि आप लो प्राइजेस पे क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर को। या फिर आप डिफरेंशिएशन के थ्रू कर सकते हो कि हमारे प्राइस बेशक हाई हैं लेकिन हम एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो बाकी और कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। जैसे एप्पल के फ़ोन होते हैं, वो बाकी सभी एंड्रॉयड फ़ोन से क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो इसका मतलब उनके प्राइस बेशक हाई हैं बट उन्होंने क्या, किस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकता है, डिफरेंशिएशन को यूज़ कर रखा है, अपने आप को यूनिकली इस्टेब्लिश कर रखा है। और आप फोकस स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हो। फोकस का मतलब क्या है, पूरे मार्केट को सर्व ना करते हुए सिर्फ एक एरिया पे फोकस करना, उसको हम बोलते हैं फोकस स्ट्रैटेजी। और उस फोकस के अंदर भी 2 टाइप होते हैं, कोस्ट फोकस एंड डिफरेंशिएशन फोकस। अगर जिस एरिया पे आप फोकस कर रहे हो वहाँ पे आप लो कॉस्ट के थ्रू वर्क करोगे तो वो होती है कोस्ट फोकस, और वहाँ आप यूनिक प्रोडक्ट के थ्रू वर्क करोगे तो वो होती है डिफरेंशिएशन फोकस। सो इसका ये इस तरीके से क्वाड्रेंट बनता है। इसमें क्या है कि आपके स्कोप नैरो हैं या ब्रॉड हैं। ब्रॉड यानी कि ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा, नैरो कम स्कोप है। लो लेवल मीन्स स्मॉल फोकस पे आप कर रहे हो। एंड किस पे आप वर्क कर रहे हो, कोस्ट पे वर्क कर रहे हो या डिफरेंशिएशन पे। तो सिंपल ब्रॉडर लेवल पे यानी कि जब आप सबको सर्व कर रहे हो और उस लेवल पे आप कोस्ट लीडरशिप परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि लो प्राइस के थ्रू आप अपनी मार्केटिंग क्रिएट कर रहे हो, कम प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेचते हो, पेनिट्रेट करते हो, तो वो आपकी स्ट्रैटेजी होती है कोस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी क्या है, जब आप कुछ यूनिक प्रोवाइड करते हो, ऐसा प्रोवाइड कर रहे हो जो बाकी लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे, अपने आप को दूसरों से डिफरेंशिएट कर रहे हो, दैट इज डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। ये तो क्या था, ब्रॉडर लेवल पे। अगर नैरो लेवल पे यानी कि यहाँ पे हम सबको फोकस कर रहे थे, इस लेवल पे हम सबको फोकस ना करके सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस कर रहे हैं, तो वो हमारे होते हैं नैरो स्कोप। वहाँ पे भी हम कैसा कर सकते हैं, कोस्ट फोकस और डिफरेंशिएशन फोकस। जब जिस पर्टिकुलर एरिया पे हम कम पे फोकस कर रहे हैं बट कोस्ट के थ्रू कर रहे हैं, यहाँ जो इमेज क्रिएट होगी कि हम लो प्राइस पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वो होता है कोस्ट फोकस। और अगर इसी एरिया पे हम कुछ यूनिक, सिर्फ इनके लिए कुछ यूनिक लेके आ रहे हैं, जैसे पेडिग्री है, एग्जाम्पल लेते हैं, पेडिग्री है, वो क्या कर रहा है, सभी एनिमल्स पे, सभी मार्केट पे तो फोकस नहीं कर रहा, सिर्फ डॉग के लिए कर रहा है और यूनिकली उन्हीं के लिए लेके आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो डिफरेंशिएशन फोकस कर रहे हैं। सो ये हमारे क्या हुए, जो स्ट्रैटेजी फर्स्ट अप्रोच जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज पोर्टर जेनेरिक अप्रोच, जिसके अंदर क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, कोस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। फोकस यानी कि आपके स्कोप जो है वो नैरो है, फिर वो 2 तरीके की हो सकती है, कोस्ट फोकस एंड डिफरेंशिएशन फोकस। तो ये हमारी क्या थी, फर्स्ट स्ट्रैटेजी थी जो एक सिंगल बिजनेस यूज कर सकता है। अब है सेकंड स्ट्रैटेजी जो एक सिंगल बिजनेस यूज कर सकता है, दैट इज स्ट्रैटेजिक अलायंस। स्ट्रैटेजिक अलायंस का मतलब क्या है, अलायंस का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना। तो स्ट्रैटेजिक अलायंस का मतलब क्या है, जब 2 कंपनीज आपस में म्यूचुअली दोनों के बेनिफिट के लिए इकट्ठा आती हैं कि हम दोनों मिलके काम करेंगे, दैट इज स्ट्रैटेजिक अलायंस। तो उसमें क्या होता है कि वो उनकी इंडिपेंडेंस बनी रहेगी। जैसे ए कंपनी है और बी कंपनी है, दोनों क्या करेंगी, आपस में स्ट्रैटेजिक अलायंस में आ जाएंगी। इंडिपेंडेंट इनकी अलग अलग वर्किंग चलती रहेगी बट एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज को शेयर करेंगी, टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक अलायंस। ताकि क्या कर सके, दोनों उसका बेनिफिट उठा सकें। मान लो बी के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ए के पास नहीं है, और इनके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बी के पास नहीं है, तो ये दोनों अपना सेपरेट वर्क करते रहेंगे बट स्ट्रैटेजिक अलायंस में क्या करेंगे, आके अपनी अपनी यूनिक चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करना, ताकि आप दोनों उसका बेनिफिट उठा सको और दोनों अपने मार्केट को एक्सपेंड कर सको। द एग्रीमेंट इज लेस कॉम्प्लेक्स। जब आप स्ट्रेटेजिक अलायंस करते हो ना, वो कम कॉम्प्लेक्स होता है, ईजी होता है इन कंपैरिजन टू जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर एक बहुत लार्ज टर्म है जिसके अंदर दोनों कंपनी इंडिपेंडेंट नहीं रहती, वो एक तरीके से जुड़ जाती है, दोनों को फिर इकट्ठा काम करना पड़ता है, उनकी इतनी सेपरेट एंटिटी नहीं रहती। बट स्ट्रेटेजिक के अंदर आपकी एंटिटी सेपरेट बनी रहती है, बस आप अलायंस बनाते हो, एक टीम बनाते हो किसी ना किसी रिसोर्स को शेयर करने के लिए, किसी एक अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए। तो जो आपके अलायंस हैं वो बेसिकली 4 तरीके के हो सकते हैं, और वो 4 तरीके क्या हैं, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट स्ट्रैटेजी प्लानिंग या फिर स्ट्रैटेजिक मार्केट प्लानिंग। तो उसके अंदर 4 तरीके से हम अलायंस बना सकते हैं। पहला, कंपनी अलायंस कैसे बना सकती हैं, प्रोडक्ट के थ्रू, कि 2 कंपनी इकट्ठी आ जाए और इकट्ठा एक दूसरे की, मीन्स ए कंपनी और बी कंपनी
दोनों मिलके किसी नए प्रोडक्ट को बनाएं, या फिर ए जो कंपनी है उसकी मार्केटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो मीन्स अच्छी ऐड निकालती है, तो बी के प्रोडक्ट की भी वही ऐड निकालेगी, ऐसा अलायंस बनाना। तो इस तरीके से जब आप प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड अलायंस बनाते हो, दैट इज प्रोडक्ट और सर्विस अलायंस, जिसमें किसी भी तरीके का हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, एक कंपनी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगी, या दोनों मिलकर कोई नया प्रोडक्ट लेके आएंगे। देन प्रमोशनल अलायंस। प्रमोशनल अलायंस का मतलब क्या है, इसके अंदर आप एक दूसरे के प्रोडक्ट को वो नहीं करते, मीन्स ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे का प्रोडक्ट बेच रहे हो, इसके अंदर आप एक दूसरे का प्रमोशन करते हो अपने प्रमोशन के साथ साथ। जैसे अभी आपने देखा होगा, अब डिज्नी और किंडर जॉय की ऐड इकट्ठा आती है। आप जब डिज्नी की ऐड देखोगे तो उसके अंदर किंडर जॉय को भी इन्वॉल्व किया जाता है, और किंडर जॉय की ऐड में डिज्नी को इन्वॉल्व किया जाता है। तो दोनों ने हाथ मिला लिया है, दोनों कंपनी ने अलायंस बनाया, किस चीज़ के लिए, प्रमोशन के लिए, कि हम जो अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करेंगे ना वो इकट्ठा मिलके करेंगे, ताकि दोनों की अच्छी इमेज बिल्डअप हो सके। डिज्नी के कस्टमर्स को किंडर जॉय के बारे में पता चल जाएगा, किंडर जॉय के कस्टमर्स को डिज्नी के बारे में पता चल जाएगा। ऐसा ही डिज्नी ने पहले किसके साथ किया था, बाकी और भी फिल्म्स थी, जो हमारी फिल्म है मैकडी के साथ भी इन्होंने ऐसा किया था। देन हमारा क्या आता है, लॉजिस्टिक अलायंस। लॉजिस्टिक अलायंस या फिर आप इसे प्लेस अलायंस भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप अलायंस कर रहे हो। दोनों कंपनी है ए और बी, अपना अपना प्रोडक्ट सेपरेटली बनाएंगी, बट बनने के बाद जो वो कस्टमर तक पहुंचाया जाता है उसके लिए सेम मेथड का, सेम चैनल का यूज़ करेंगी। यानी कि इनके होलसेलर, रिटेलर, उनको आपके एजेंट जो होते हैं उनके लिए जब अलायंस किया जाता है, दैट इज़ लॉजिस्टिक अलायंस। और लास्ट है प्राइसिंग कोलैबोरेशन। प्राइसिंग का मतलब है या तो आप जॉइंट प्राइसिंग करोगे, यानी कि जो कंपनीज हैं ए और बी, दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग है, बट ऐसे हो जाएगा कि दोनों के प्रोडक्ट को खरीद के आपको मीन्स बंडलिंग में ये 100 रुपये का मिल रहा है, तो इसका मतलब इकट्ठा जब आप अपनी प्राइसिंग को डिसाइड करते हो, दैट इज प्राइसिंग कोलैबोरेशन। सो ये डिफरेंट अलायंसेज क्या होते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि दो स्ट्रेटजीज जो सिंगल बिजनेस के अंदर यूज़ की जा सकती हैं अप्रोच। फर्स्ट इज पोर्टर जेनरिक, सेकंड इज स्ट्रेटेजिक अलायंस, नाउ थर्ड इज ग्रैंड स्ट्रेटजी सिलेक्शन मैट्रिक्स। ग्रैंड स्ट्रेटजी सिलेक्शन मैट्रिक्स इस क्वाड्रेंट पे वर्क करती है। इसके अंदर क्या है, हम 4 चीज़ों को लेके चलते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो वीकनेस को ओवरकम करना चाहती है या अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करना चाहती है। हर एक कंपनी की कोई ना कोई वीकनेस भी होती है और स्ट्रेंथ भी होती है। स्ट्रेंथ क्या होते हैं, जो हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, और वीकनेस जहाँ पे हम वीक हैं, यानी कि जहाँ में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो एक कंपनी अपनी वीकनेस को ओवरकम करना चाहती है या स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करना चाहती है, और दूसरी तरफ क्या होता है, इंटरनली वो वर्क करेगी, यानी कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन उसको ये काम करना है, या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जाके उसे वो काम करना है। इन 4 तरीकों पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 पैरामीटर्स। तो इसके थ्रू हमारी क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, जब एक कंपनी अपनी वीकनेस को कम कर रही है, यानी कि वीकनेस को ओवरकम करना चाह रही है इंटरनली बिना बाहर जाए, तो वो कैसे कर सकती है, वो कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज़ कर सकती है, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज का, जिसके अंदर क्या आती है, टर्न अराउंड, डाइवर्स्चर एंड लिक्विडेशन। तो सबसे पहले टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब क्या है, एक ऐसी होप होती है कंपनी की कि कुछ ऐसा करना जिसके थ्रू वो दोबारा एक अच्छी पोजीशन पे आ जाए। मान लो एक कंपनी है ए, या फिर कीपैड की कंपनी है, जो आजकल मोबाइल कोई नहीं खरीदता, कीपैड मोबाइल है उनको कोई नहीं खरीदता, तो वो कंपनी क्या कर सकती है, उसको अपनी वीकनेस को ओवरकम करना है। ऑब्वियसली इसमें कोई कमी रह गई ना, कि स्मार्टफोन ने कुछ तो ऐसा लिया है कि ये कमी रह गई, तभी तो वो क्या है, अब बिक नहीं रही, तो वो अपनी वीकनेस को ओवरकम करें इंटरनली बिना बाहर जाए, तो वो किन स्ट्रेटजीज का यूज़ कर सकते हैं, टर्न अराउंड, डाइवेस्टर और लिक्विडेशन। टर्न अराउंड का मतलब क्या है, ये कंपनी कुछ ऐसी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करे कि जैसे ये पहले प्रॉफिट कमाती थी ना उसी पोजीशन पे वापस आ जाए, तो वो होती है टर्न अराउंड। देखो टर्न अराउंड का मतलब क्या है, उल्टा मुड़ जाना, दोबारा से टर्न करना। तो जिस पोजीशन पे आप पहले थे उसी पोजीशन को रीगेन करने के लिए, दोबारा पाने के लिए जिस स्ट्रेटजी का यूज़ किया जाता है, दैट इज टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। अब उस कीपैड कंपनी ने मान लो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी यूज़ की, फिर भी वो क्या हो गई, फेल हो गई, यानी कि वो दोबारा उस पोजीशन पे, प्रॉफिटेबल पोजीशन पे नहीं आ पाई, तो वो किसका यूज़ करती है, डाइवेस्चर का यूज़ करती है। डाइवेस्चर यानी कि उन सारे प्रोडक्ट को, उन सारी चीज़ों को हटा देना, उनकी प्रोडक्शन अब बंद कर देना जो अब आपके लिए लॉस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ एक
पार्ट को लिक्विडेट करते हैं, यानी कि एक पार्ट को ख़त्म कर देते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म नहीं करते। जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट सबसे ज़्यादा लॉस क्रिएट कर रहा है उसको बंद कर देना, दैट इज़ डाइवेस्चर। और फिर भी आपको ये लगता है फिर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, तो फिर क्या आता है, लिक्विडेशन, यानी कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दो, अब उसका कोई काम नहीं बचा हुआ, आप बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन, वो होती है लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। तो ये तो किस चीज़ के लिए हुई, आपने अपनी वीकनेस को ओवरकम किया विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, बिना बाहर गए। अब आपका नेक्स्ट आता है कि आप वीकनेस को ओवरकम करना चाहते हो एक्सटर्नली जाके, तो आपके पास दो स्ट्रैटेजीज होती हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन और कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, नया प्रोडक्ट लेके आना, न्यू प्रोडक्ट जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बिल्कुल भी रिलेटेड ना हो, क्योंकि वीकनेस क्या है, एग्जिस्टिंग के अंदर ही तो वीकनेस है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वीकनेस कम हो जाए तो आप कुछ ऐसा नया लेके आओ जो एग्जिस्टिंग वीकनेस से बिल्कुल भी रिलेटेड ना हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बिल्कुल रिलेटेड ना हो। वो क्या है, आप बाहर जाके ही तो लेके आना ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कदम रखोगे तभी तो नए प्रोडक्ट के बारे में सोचोगे। सो वो हमारा क्या होता है, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, जिसका हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि अभी जैसे हम लैम्बोर्गिनी की बात करें तो लैम्बोर्गिनी की कार आती हैं, अगर लैम्बोर्गिनी मिल्क निकालने लग जाए तो वो क्या है, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, नया प्रोडक्ट वो लेके आए जो उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, दैट इज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो वीकनेस को ओवरकम करने के लिए एक्सटर्नली वो क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर वर्टिकल इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। वर्टिकल कैसे होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। ये क्या है, वर्टिकल है, यानी कि इस तरीके से लाइन जब बनती है टॉप डाउन तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर दो इंटीग्रेशन होते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शूज़ बनाती है, शूज़ बनाने के लिए इसे रॉ मटेरियल चाहिए जो वो सप्लायर से ले रही है, और बनाने के बाद होलसेलर को दे देती है और फिर हमारे कस्टमर तक पहुंचता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जो सप्लायर का काम है ना वो भी ये खुद ही करने लग जाए, तो उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। यानी कि बैक यानी कि पीछे की तरफ, पीछे की तरफ का काम भी जब आप खुद करने लग जाते हो, किसी और से रॉ मटेरियल लेने की बजाय रॉ मटेरियल भी आप खुद बनाओगे और फिर उससे शूज़ बनाओगे, वो हमारा होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और फॉरवर्ड का मतलब शूज़ बनाने के बाद हम किसी और को देते थे और वो बेचते थे, उसकी बजाय मैं खुद डायरेक्टली मेरे कस्टमर को बेचूं, अपने आउटलेट खोल दूं, दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। यानी कि आगे की तरफ के काम हम खुद करने लग जाएं तो वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, पीछे की तरफ के काम हम खुद करने लग जाएं तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और जब इन दोनों को मिला दे तो वो होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती है अपनी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए। तो अभी तक हमने क्या देखा कि वीकनेस को ओवरकम कैसे कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी स्ट्रेटजी वो यूज़ कर सकती है। अगर इंटरनली करना है तो टर्न अराउंड, डाइवेस्चर एंड लिक्विडेशन, अगर एक्सटर्नली करना है तो वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। अब है उसको स्ट्रेंथ पे काम करना है, क्योंकि वीकनेस पे तो हमने काम कर लिया, स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करना है। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसे आप मैक्सिमाइज करोगे एक्सटर्नली जाके, तो वो हमारे उसके अंदर क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं। तो उसके अंदर 3 स्ट्रेटजी होंगी। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, देन कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड जॉइंट वेंचर। देखो इसी का ऑपोजिट है ये, यहाँ थी वर्टिकल इंटीग्रेशन, यहाँ है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अगर वर्टिकल इंटीग्रेशन इस तरीके से था जिसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन था, तो हॉरिजॉन्टल कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाया जाता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, सब कुछ एक ही लेवल पे है, यानी कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब है मर्जर और एक्विजिशन का यूज़ करना। मर्जर और एक्विजिशन का मतलब क्या है, आप मान लो एक शू मेकिंग इंडस्ट्री हो, शू आप मैन्युफैक्चर करते हो और आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है कि आपका अच्छा खासा मार्केट शेयर है, तो अगर आप उसे और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हो, अपनी स्ट्रेंथ को और मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कर सकते हो। वो क्या होगा, एक्सटर्नली जाके। क्यों, क्योंकि आप क्या करोगे, आपकी कंपनी के अलावा जो आपके कंपटीटर हैं जो शू बनाते हैं उनके साथ क्या हो जाओ, मर्ज कर लो, या तो उन्हें भी खरीद लो वो भी आपके अंदर आ जाएंगे, या दोनों मिलके काम करो ताकि सबका मार्केट शेयर आपके ही अंदर आ जाए। सो दैट इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन।
देन कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का आप यूज़ कर सकते हो। कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन किसका ऑपोजिट होगा? कॉन्ग्लोमरेट का। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या था? अनरिलेटेड प्रोडक्ट को लेके आना। तो कंसेंट्रिक का मतलब क्या होगा? रिलेटेड प्रोडक्ट को लेके आना। अभी तक आप शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, अब आपने क्या कर दिया, उसी फील्ड में, अभी तक जो आप शूज़ बना रहे थे वो क्या थे? नॉर्मल वियर थे, अब आप स्पोर्ट्स शूज़ को लेके आ रहे हो, एक स्पेशलाइज को लेके आ रहे हो। उसी फील्ड के अंदर नया प्रोडक्ट लेके आना, सेम इंडस्ट्री के अंदर नया प्रोडक्ट लेके आना, दैट इज कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। आप पेन बनाते थे, आपने पेंसिल बनाना शुरू कर दिया, रबर बनाना शुरू कर दिया, तो वो हमारी क्या होती है? कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, जिसके थ्रू आप अपनी मैक्सिमाइज कर सकते हो स्ट्रेंथ एक्सटर्नली जाके, या फिर आप क्या कर सकते हो? जॉइंट वेंचर का यूज कर सकते हो। जैसे दो कंपनी इकट्ठा मिलकर काम करी, उसके एग्जाम्पल क्या है? मारुति सुजुकी, जो दो अलग अलग कंपनी है बट उनके बीच में जॉइंट वेंचर है। हीरो होंडा, जो अलग अलग कंपनी थी, उनके बीच में जॉइंट वेंचर था। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया कि हम क्या क्या कर सकते हैं? या तो टर्न अराउंड स्ट्रेटजीज इन सब का यूज़ कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए? वीकनेस को ओवरकम करने के लिए इंटरनली। देन हम किसका यूज़ कर सकते हैं? वीकनेस को ओवरकम करने के लिए एक्सटर्नली, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड कॉन्ग्लोमरेट का। अब हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और किस तरीके यूज़ कर रहे हैं? एक्सटर्नली जाके, तो उसके अंदर हमने देख लिया। अब हमें स्ट्रेंथ को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है, बट इंटरनली। तो उसके अंदर हम किसका यूज़ करेंगे? तो उसके अंदर आता है कंसेंट्रेटेड ग्रोथ, मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। तो कंसेंट्रेटेड ग्रोथ का मतलब क्या है? जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, जिस मार्केट के लिए लेके आ रहे हो, उसी को लगातार सर्व करते रहो और ज़्यादा सर्व करो, पेनिट्रेट करो, प्राइस और कम करो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर पे फोकस करो, वो होता है कंसेंट्रेटेड ग्रोथ। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कि जब आप अपना जो प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट न्यू मार्केट के अंदर लेके आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आप सिर्फ फीमेल को वो प्रोवाइड कर रहे थे, अब वो आप मेल को भी प्रोवाइड करोगी। तो इसका मतलब क्या है? आपका प्रोडक्ट सेम है बट नए मार्केट में आप लेके आ रहे हो। मान लो आपने एक शू मैन्युफैक्चरिंग आप इंडस्ट्री हो, हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, इंडिया के अंदर आप सर्व कर रहे हो, अच्छा खासा आप कर रहे हो, तो आपकी स्ट्रेंथ बन गई। आपको स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करना है। अब आप क्या कर सकते हो? अमेरिका के अंदर भी कर सकते हो, जापान के अंदर भी कर सकते हो। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? जो पहले आपका मार्केट एरिया था उसे एक्सपेंड कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। कि सेम प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, सिर्फ मार्केट बढ़ेगा, तो सेम प्रोडक्ट को नए नए मार्केट में लेके आना, दैट इज मार्केट डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इसके अंदर मार्केट सेम रहेगा, प्रोडक्ट बदल जाएगा। यानी कि इंडिया में सर्व कर रहे थे तो आप इंडिया में ही सर्व करते रहोगे, मार्केट आपका सेम रहेगा, बट उसी के अंदर पहले एक प्रोडक्ट लेके आ रहे थे, अब और दो तीन लेके आ जाओ, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और इनोवेशन का मतलब क्या है? नया प्रोडक्ट, नए मार्केट, ये आप लेके आओ। तो ये हमारी क्या थी? थर्ड स्ट्रेटजी अप्रोच थी, ग्रैंड स्ट्रेटजी सिलेक्शन मैट्रिक्स। कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी चुननी चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप अपनी वीकनेस को ओवरकम करना चाहते हो, स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, वो भी इंटरनली या एक्सटर्नली। उसके बेस पे आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज का यूज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 क्वाड्रेंट। नाउ लास्ट इज मॉडल ऑफ ग्रैंड स्ट्रेटजी क्लस्टर। ये क्या है? ये भी जैसे ग्रैंड स्ट्रेटजी सिलेक्शन था वैसे ही है, बस इसके जो पैरामीटर्स हैं वो अलग हैं, बाकी स्ट्रेटजीज सारी सेम है। उसके पैरामीटर क्या थे? इंटरनली और एक्सटर्नली आपको वर्क करना है, वीकनेस को ओवरकम करना है या स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करना है। अब इसके क्या है? इसके जो मेन है वो क्या है? कॉम्पिटिटिव पोजीशन और आपकी रैपिड मार्केट ग्रोथ। यानी कि पहले तो आपकी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो वो ग्रोइंग इंडस्ट्री है या स्लो इंडस्ट्री है। जैसे टेक्सटाइल में काम कर रहे हो या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक की इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ऑटोमोबाइल में काम कर रहे हो, तो जिस इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हो वो इंडस्ट्री कैसी है? रैपिड है या फिर स्लो मार्केट ग्रोथ है? और उस इंडस्ट्री के अंदर आपकी पोजिशन कैसी है? स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजिशन है या वीक कॉम्पिटिटिव पोजिशन है? उसके बेस पे आपको स्ट्रैटेजीज को चुनना चाहिए, दैट इज मॉडल ऑफ ग्रैंड स्ट्रैटेजी क्लस्टर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टाटा है, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। अब टाटा अकेला तो नहीं है ना जो कार वगैरह बनाता है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो काफ़ी बड़ी है। तो ये इंडस्ट्री कैसी है? ग्रोइंग इंडस्ट्री है या स्लो इंडस्ट्री है? सबसे पहले ये देखना। उसके बाद इसके अंदर टाटा है, महिंद्रा है, किया है और भी मारुति सुजुकी है, तो ये इतनी कंपनीज हैं। उसमें आपकी पोजीशन, टाटा की पोजीशन कैसी है? स्ट्रॉन्ग पोजीशन है या वीक पोजीशन है? उसके बेस पे जब आप स्ट्रेटजीज को चुनते हो तो वो हमारी लास्ट अप्रोच होती है, दैट
इज़ मॉडल ऑफ ग्रैंड स्ट्रेटजी क्लस्टर, जिसके अंदर स्ट्रेटजी हमारी सेम है। जैसे कि अगर आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वो रैपिडली ग्रो कर रही है और आपकी भी पोजीशन अच्छी है, यानी कि आप एक अच्छी पोजीशन पे हो एक ग्रोइंग कंपनी में, ग्रोइंग इंडस्ट्री में, तो वहाँ आपको किन का यूज़ करना चाहिए, मार्केट डेवलपमेंट का, मार्केट पेनिट्रेशन का, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। इनको मैं रिपीट नहीं कर रही क्योंकि ये मैंने अभी डिटेल में आपको बताए हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज को आप यूज़ कर सकते हो किस केस में, जब आपकी ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसमें आपकी स्ट्रॉन्ग कंपिटिटिव पोजीशन है। अब आपकी जो इंडस्ट्री है वो तो ग्रोइंग है, मीन्स बहुत अच्छे से रैपिडली ग्रो कर रही है, बट आप वीक पोजीशन में हो। जैसे इसका एग्जांपल है टाटा। टाटा एक अच्छी पोजीशन में है ऑटोमोबाइल के अंदर, और ऑटोमोबाइल क्या है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है। लेकिन अगर हम किया का एग्जांपल लें तो अभी वो उस स्टैंड पे नहीं पहुंची है, तो वो एक वीक कंपिटिटिव पोजीशन पे है। कि एक इंडस्ट्री तो ऐसी है जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, बट फिर भी आप अपनी इंडस्ट्री में वीक पोजीशन पे हो, तो वहाँ आप क्या कर सकते हो, वहाँ कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होंगी, लिक्विडेशन की, रिट्रेंचमेंट की, डाइवेस्चर की। यार ये कब की जाती हैं, जब आप हमेशा वीक ही बने रहो ना, तो पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है, आप फिर भी वीक ही हो, तो इसका मतलब आप वहाँ काम ही नहीं कर पा रहे, तो उसको छोड़ दो। और अगर आपको लगता है कि आप इस वीकनेस को ओवरकम कर सकते हो, तो मार्केट डेवलपमेंट, पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का आपको यूज़ करना चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारा कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना वो क्या है, ग्रो नहीं कर रही और हम भी वीक पोजीशन पे हैं, यानी कि जो वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है वो है ना, तो जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ वो काम कर रही। जैसे कि हम कीपैड मोबाइल का लें कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो कीपैड मोबाइल की इंडस्ट्री है, ओल्ड टेक्नोलॉजी, वो बिल्कुल ग्रो नहीं कर रही क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और उसके अंदर भी कोई ऐसा फ़ोन जिसकी कोई पोजीशन ही नहीं थी, जैसे नोकिया वगैरह, इनके सैमसंग के फ़ोन तो फिर भी लिए जाते थे, कोई ऐसी कंपनी जिसके बिल्कुल कीपैड मोबाइल्स इतने लिए ही नहीं जाते थे, बहुत वीक थी वो, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी पोजीशन एक वर्स्ट पोजीशन होती है, और उन्हें ज़्यादातर रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज ही यूज़ करनी चाहिए कि आप लिक्विडेट कर दो, डाइवेस्चर कर दो, रिट्रेंचमेंट का यूज़ करो। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ ग्रो कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, तो डाइवर्सिफिकेशंस का आपको यूज़ करना चाहिए, कॉन्ग्लोमरेट, कंसेंट्रिक और हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। नाउ लास्ट इज कि आपकी स्ट्रॉन्ग कंपिटिटिव पोजीशन है, बट आपकी जो इंडस्ट्री है ना वो क्या है, थोड़ी वीक है, स्लोली ग्रो कर रही है। एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इतना जल्दी ग्रो नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आप उसमें एक बहुत कंपिटिटिव पोजीशन पे हो, यानी कि आप तो अच्छा कर रहे हो, बेशक इंडस्ट्री उतना अच्छा नहीं कर रही, बट आप उसमें अच्छा कर रहे हो, तो आपको अपने आप को बंद करने की, लिक्विडेट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको इंप्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, कॉन्ग्लोमरेट कर सकते हो, या जॉइंट वेंचर कर सकते हो। इन सब स्ट्रेटजीज का आप यूज़ कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 पैरामीटर्स। तो ये था हमारा मॉडल ऑफ ग्रैंड स्ट्रेटजी क्लस्टर। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब एक सिंगल बिजनेस यूनिट होती है तो वो 4 कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज़ करती है। पहले पोर्टर जेनेरिक थी जिसके अंदर कोस्ट, डिफरेंशिएशन और फोकस स्ट्रेटजी हमने की। उसके बाद स्ट्रेटेजिक अलायंस अप्रोच को हम यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद ग्रैंड स्ट्रेटजी सिलेक्शन को एंड मॉडल ऑफ ग्रैंड स्ट्रेटजी क्लस्टर। ये 4 बेसिक स्ट्रेटेजिक अप्रोच हैं जिसके बेस पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज का हम यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। कीप सपोर्टिंग।